गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स का पेपर आज हुआ है, हम लोग उसी का जो है वो एक क्विक हम लोग सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका आंसर रहेगा आपका सिक्स्थ, क्वेश्चन सेकंड का आंसर डी, क्वेश्चन थर्ड का आंसर सी, क्वेश्चन फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ का आंसर ए होगा, फिफ्थ का आंसर हम लोग बात करें तो डी होगा, सिक्स्थ की बात करें तो ए होगा, सेवेंथ को अगर हम लोग डिस्कस करें तो सेवेंथ में हमारा ए आंसर होगा, एट्थ की बात करें तो एट्थ में ए ऑप्शन सही होगा, नाइन्थ में सी ऑप्शन सही होगा और टेंथ की अगर हम लोग बात करें तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। एज सच आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर है तो हम लोग इन डिस्कशन के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक बार आपको क्विकली ये पता चल जाए कि क्या आपके लिए सही था और कौन सा ऑप्शन आपका गलत था। इस मोटिव से मैं ये सॉल्यूशन आपको ब्रीफली दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पूछा गया है। तो जीडीपी डिफ्लेटर की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो रियल जीडीपी होता है और जो आपका नॉमिनल जीडीपी होता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है उसी की को हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग परसेंटेज में भी शो करते हैं। बेसिकली ये इन्फ्लेशन को जो है वो हमें शो करता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में इन्फ्लेशन की जो रेट है वो क्या रहेगी, उसको ये एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द गवर्नमेंट जनरली लिवाइज हायर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोबैको, सिगरेट्स और इनके ऊपर, लीकर वगैरह के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस जो है वो इम्पोज करती है, तो उसके क्या कारण है, तो उसके क्या सिग्निफिकेंस है गवर्नमेंट बजट के ऊपर, ये आपको शो करना था। तो प्राइमरी गोल की अगर हम बात करें, प्राइमरी गोल जो गवर्नमेंट का है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि इनका कंजम्पशन जो है वो कम हो जाए। अगर इनकी रेट्स, अगर इनके ऊपर टैक्सेस हाई लगेंगे तो इनकी रेट्स भी बढ़ जाएगी, जिससे इनका कंजम्पशन कम हो जाएगा। इस तरह के टैक्सेस को हम लोग सिन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को पता है कि ये लोगों का कंजम्पशन जो है इन चीज़ों का बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, तो ये एक रेवेन्यू का जो पार्ट है वो भी गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट इसमें रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट कर पाती है। तो ये बातें आपको कुछ लिखनी थी। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जिसमें आपको बताया जा रहा है कि रमेश जो है वो 8 लाख रुपए पर ईयर का अर्न करता है और उसके ऊपर वो एक इनकम टैक्स पे करता है। हमने जब इनकम टैक्स और हमने जब टैक्सेस के बारे में पढ़ा है तब हमने देखा है कि टैक्सेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है, जिसका एक एग्जाम्पल भी है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स को शो कर रहा है और आपको यहाँ पर वही चीज़ को एक्सप्लेन करना था कि आइडेंटिफाई वेदर रमेश इज पेइंग अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर ये डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है या इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, तो यहाँ से आंसर आता है डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। और उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया था। मैंने हर बार क्लासेस में आपको कहा था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस आपको आना चाहिए। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, जिसका वीडियो थोड़े टाइम पहले मैंने अपने इंस्टा हैंडल पर भी अपलोड किया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताना था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इंडिया की बात करें, पीछे इंडिया दिख रहा है। इंडिया में जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं, एक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा आपका फिस्कल पॉलिसी। ये आपको बताना था। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है, आरबीआई जो है वो रेपो रेट को इंक्रीज कर सकती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकती है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा तो मार्केट से जो मनी है वो सोख ली जाएगी। इसी के साथ साथ लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी। सीआरआर गवर्नमेंट आरबीआई बढ़ा सकता है, एसएलआर आरबीआई बढ़ा सकता है। तो ये तरीके हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। वही हम लोग फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट अपने जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा सकती है। टैक्सेस बढ़ाने से डिस्पोजेबल इनकम जो है वो लोगों की कम हो जाएगी, लोग डिमांड कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के चांसेस बन जाते हैं यहाँ पर। तो आपको बातें यहाँ पर बतानी थी। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज़ को जो है वो परचेस करेगा या फिर सेल करेगा। ये बात आपको यहाँ पर बतानी थी। उसके बाद
वाला पोर्शन आप लोगों के लिए नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। तो पहला है कि मनी सप्लाई जो है वो एक स्टॉक वेरिएबल है। ये आपको आंसर करना था अपने एक रीज़न के साथ। तो जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिस किसी के पास भी मेरे स्पाइरल वाले नोट्स हैं तो वहाँ पर जब मैंने मनी सप्लाई को समझाया था तो वहीं पर मैंने लिख दिया था ये वाली पूरी लाइन, और वही आपके एग्ज़ाम में आ चुकी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं कि एक मनी की जो सर्कुलेशन है, जो जनता के पास कितना है, तो वो यहाँ से आपको समझ में आता है कि वो एक स्टॉक वेरिएबल है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट था कि सेंट्रल बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है सेवरल बैंकिंग सर्विसेज। ये वाला भी एज इट इज़, ये दोनों एज इट इज़ क्वेश्चन मेरे नोट्स में थे। मैं आपको वीडियो के साथ फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को काफ़ी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एक एडवाइज़र की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बैंकर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पब्लिक डेप्ट जो है बैंक गवर्नमेंट के उसको कंट्रोल करती है। इस तरीके से काफ़ी सारे जो है वो फंक्शंस हैं जो सेंट्रल बैंक करती है गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ से भी ये आंसर जस्टिफाई होता है, ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वाला जो इसका ऑप्शन था वो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की बात की जा रही है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें रिजर्व रेशियो जो है वो 20% से 25% हो जाता है। तो प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो आपका 1000 है। तो जब आपका प्राइमरी डिपॉजिट 1000 का है तो आप लोग लोन दे पाएंगे 800 रुपये का, क्योंकि आपका CRR जो है वो है 20%, यानी कि 200 रुपीज़ के आसपास। अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है दैट इज़ 25%, तो फिर 750 का आप लोन दे पाएंगे और 250 का आपको रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी कि अगर CRR जो है, यानी कि रिजर्व रेशियो अगर हम लोग बात करें तो रिजर्व रेशियो अगर बढ़ता है तो मनी क्रिएशन कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे पेपर में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम लोग, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है K = 1/MPC, यानी कि 1 - MPC होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/MPS। तो हमारे पास K नहीं दिया हुआ है, 1/MPS है हमारे पास। ये रहा देखो, MPC = 0.80, तो MPS हो गया आपका 0.20 से ये आंसर आ गया हमारा 5 का, यानी कि मल्टीप्लायर हो गया आपका K = 5। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का, फिर से K = चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। K दिया हुआ है हमें 5 = चेंज इन Y हमें निकालना है, और चेंज इन I ये रहा, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट 1200 दे रखा है। तो चेंज इन Y हम लोग निकाल पाएंगे यहाँ से करीब 6000 का। ये आंसर हमारा आ गया। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है MPC = चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो MPC हमारे पास है 0.80 = चेंज इन कंजम्पशन नहीं है लेकिन चेंज इन इनकम है हमारे पास, ये निकाला हमने 6000 का। तो यहाँ से चेंज इन कंजम्पशन निकल के आता है और वो बन जाता है हमारा करीब 4800। ये दो आंसर्स आपको यहाँ से देने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसमें आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, एडिशनल टू स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक दे रखा है, यानी कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज़ आप लोगों को डेप्रीसिएशन दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, IDT दे रखा है, और नेट IDT और नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड का है। एक्सपेंडिचर मेथड में मैं आपको सिर्फ यहाँ से बता दूंगा कि क्या क्या हम लोग प्लस करेंगे और किन किन को हम लोग माइनस करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन उसमें हम लोग इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं तो 400 ऐड हो जाएगा, डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगा, फीफा जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगा,
इसी के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स ऐड हो जाएगा। ये सब करने के बाद जो आपका आंसर आता है अगर, तो ये सब कर कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर जो आएगा वो एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। कैलकुलेशंस आप अपने लेवल पर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बारे में। जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप लोगों ने हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा था। तो हाउस होल्ड्स जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं। तो ये जो है ये रियल में कुछ फ्लो हो रहा है, और इसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। तो जब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ट्रांसफ़र होता है एंड गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र होता है, तो ये दोनों चीज़ें रियल फ्लो में आती है। वहीं जब प्रोड्यूसर्स जो है वो हाउस होल्ड्स को रेंट देते हैं, वेजेस देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं और प्रॉफिट देते हैं, और हाउस होल्ड्स इनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं, ये सारा मनी फ्लो का पार्ट होता है, या इसे हम लोग मनी फ्लो कहते हैं। ये सारी बात भी हम लोग इस क्वेश्चन में देख चुके हैं। आगे की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक बुटीक गौहर जो है उसने एक बुटीक खोला है, स्विंग मशीन वगैरह परचेज़ किया है, फैब्रिक परचेज़ किया है। तो ये सब जो कुछ भी है ये सारा कुछ आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेंगे। बस यही आपको जस्टिफाई करना था। नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। जब भी हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो लोग होंगे, एक होगा आपका हाउस होल्ड्स और दूसरे होंगे प्रोड्यूसर्स। यानी कि यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता है। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा तो यहाँ पर आप लोगों का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोनों ही नहीं होंगे। और हमें पता है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में जो सबसे मेन डिफरेंस होता है वो इन दोनों का ही होता है। ये दोनों ही नहीं होंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको हम लोग रिफ्यूट नहीं करेंगे, हम लोग डिफेंड इसको करेंगे। आगे की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का एक बड़ा सा पैसेज था जिसको शायद आप नहीं भी पढ़ते तो आपका काम हो जाता। बीओपी को आपको समझाना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हम लोग उनको रिकॉर्ड करते हैं। वो चाहे आपका गुड्स में हो, चाहे वो आपका सर्विसेज में हो, चाहे वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो, वो सारे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम लोग जो है नॉन डेब्ट आइटम्स लेते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लोन्स, बोरोइंग्स, ये सब जो है वो हम लोग कैपिटल अकाउंट का पार्ट इंक्लूड करते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट है आपका गिव द मीनिंग ऑफ बीओपी डेफिशिएट विद द फॉर्मूला। बीओपी डेफिशिएट को आपको समझाना है और उसके साथ ही साथ इसका फॉर्मूला लिखना है। बीओपी डेफिशिएट का मतलब क्या होता है, जब आपके एक्सपेंडिचर्स जो है वो आपके ज़्यादा हैं और आपकी इनकम जो है वो कम है, तो बीओपी जो है वो आपका डेफिशिएट में जाएगा। ये आपको यहाँ से बताना था। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस थे नहीं। एक क्वेश्चन जो है वो ADAS वाला, वो एक क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, उसके अलावा मुझे ऐसा कोई दम वाला क्वेश्चन दिखा नहीं। अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अगर हम लोग बात करें तो 18th क्वेश्चन में आंसर हमारा A होगा, 19th में हमारा आंसर C होगा, 20 की अगर हम लोग बात करें तो D हमारा आंसर होगा, 21 पर जाए तो A आंसर होगा, 22 की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड, 23 की अगर हम लोग बात करते हैं तो D हमारा आंसर रहेगा, 24 में हमारा आंसर B रहेगा, 25 में जनधन योजना, 26 में हम लोग जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो स्टेटमेंट जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका A रहेगा आंसर इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मेध्या एंड दानिश जो है वो उन दो फार्म उनके पास हैं और एक जो है वो मॉडर्न टेक्निक को सीख जाता है, लेबर्स को ट्रेन करता है और बेस्ट प्रैक्टिस करता है, और दूसरा दानिश जो है वो मशीन में इन्वेस्टमेंट करता है। और इस तरीके से आपको बताना है कि दोनों में से जो है वो किसने, अच्छा दानिश ये पूछ रहा है आपको, दानिश हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, बिल्कुल ही गलत है। ह्यूमन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मेध्या ने किया है, ये आपको यहाँ पर समझाना है। नेक्स्ट है आप लोगों का
एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन हेल्प इन बिल्डिंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी। किसकी सप्लाई? हेल्दी ह्यूमन की जो है वो सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था, और क्यों किया था उसके दो कारण आपको बताने हैं। तो पहला कारण तो ये है कि वो अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने किया था। दूसरा, ये लोग पूरे कंट्री में इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करना चाह रहे थे। साथ ही साथ वो फॉरेन ट्रेड में जो है वो प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे थे। ये कुछ कारण थे जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, अदरवाइज वो नहीं करते। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ने जो है वो जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स चालू किए। तो आपको वो कुछ स्कीम के बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर MG नरेगा की बात करें तो ये भी एक तरह का जो है स्कीम है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो ये भी इसी में इंक्लूड होगा। इसके साथ प्रधानमंत्री बात करें हम लोग, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इन 2-3 स्कीम्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट है कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स जो हैं वो अगर रूरल एरिया में अगर हम लोग शुरू करते हैं तो उससे किस तरीके के लाइवलीहुड और किस तरीके से सपोर्ट जो है वो उनको मिलेगा। तो इससे जो पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एम्पावरमेंट आएगा, वहाँ पर लोग सशक्त बनेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है, इससे आपको कंपेयर करना है। जब हम कंपेयर करेंगे तो GVA में एग्रीकल्चर का इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 16 का है। वही अगर वर्क फोर्स की बात करें तो 43 है। वही चाइना में वर्क फोर्स 26 है, पाकिस्तान में वर्क फोर्स 41 है। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको ये कंपेयर करके बताना है। जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ग्रॉस वैल्यू एडिशन में इंडिया का जो है वो 30% का कंट्रीब्यूशन है। वहीं वर्क फोर्स बात करें तो 25% है, यानी कि 25% लोग लगाकर हम लोग 30% का आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं। वही चाइना को देखो अगर तो 28% से 41% का निकाल रहे हैं। ये आपको कंपेयर करके यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या कह रहा है? टू प्रमोट ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फर्टिलाइजर सब्सिडीज टू द फार्मर। आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स जो सब्सिडी के फेवर में है उसके बारे में बताना है। तो उसमें पहला आप लोग ये लिख सकते हैं कि मेजॉरिटी फार्मर्स जो हैं वो पुअर हैं और वो कांट अफोर्ड नहीं कर पाते रिक्वायर्ड इनपुट्स। तो उसके लिए सरकार अगर उनको सब्सिडी देती है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इससे एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण आप यहाँ पर और दे सकते हैं कि इससे एलिमिनेट होगा इनकम का जो है इनइक्वलिटीज़। जो गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब फार्मर है और थोड़े से रिच फार्मर्स हैं, उनके बीच में जो गैप है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पर बतानी थी। बात करते हैं अगर हम लोग तो गवर्नमेंट ने जो है वो अपना 100% एयर इंडिया को जो है जो गवर्नमेंट के पास था, उसके जो ओरिजिनल ओनर थे टाटा सन्स, उनको बेच दिया था। तो आपको गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर बताना है कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ रखा है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाना था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 91 के बाद एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं लेड टू एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज। पता है फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो जो है वो ज़्यादा आया है क्योंकि 1991 के बाद हम लोगों ने LPG को ऑप्ट किया है। तो इस वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो जो है वो ज़्यादा है। हम लोग ग्लोबल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो जो है वो थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। प्लानिंग पीरियड का मतलब ये वो वाला ही पीरियड जो आपका 1950 से शुरू हुआ, यानी कि बेसिकली 1951 से 1990 के आसपास तक गया। वहाँ पर आपका पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेट रोल प्ले कर रहा था क्योंकि हम लोगों ने LPG ऑप्ट नहीं करा था। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं आ पा रहा था, हम लोग ग्लोबली ट्रेड नहीं करते थे। इस वजह से जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर बेसिकली का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे थे। ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्या आप लोगों ने लिखा है
और क्या वहाँ पर लिखना चाहिए था। अगर जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी कुछ लिखा है आप लोगों ने तो अच्छी बात है, और आप लोगों का पेपर भी उस तरीके से हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता है आप लोगों को, मतलब कि फ्यूचर जनरेशन जो है वो उसी पोटेंशियल से रिसोर्सेज को यूज़ करे जिस तरीके से आप लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कौन से हैं वो आपको बताना है कि इससे आपका एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपकी होगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज होगी। ये बातें आपको यहाँ पर बतानी थी। स्टेट एनी टू स्ट्रेटजीज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो हम लोग जो है वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना, इकोनॉमिक फ्रेंडली फ्यूल्स जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको हम लोग रन कर सकते हैं, हम लोग अवेयरनेस जो है वो फैला सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी। तो ओवरऑल इस तरीके से आपका ये पेपर था। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि किस तरीके से आप लोगों को ये अच्छा लगा। हमारे इंस्टा चैनल पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, और भी इकोनॉमिक की अपडेट्स अगर आप लोगों को चाहिए, फर्दर आप 12th के बाद जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे आप लोग एक बार मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।